डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स। चैप्टर 1 हम आज रिवाइज करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इसका एक छोटा सा हम फास्ट रिवीजन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सभी क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ऐसे ही सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये रेगुलरली पूछा जाता है कि व्हाट आर एक्टिव कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर पैसिव कंपोनेंट्स। तो आप पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं हमें उन्हें कई बार मॉडिफाई करना पड़ता है, यानी कि उनको हमें एम्पलीफाई करना पड़ता है और उन्हें हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। एम्पलीफिकेशन होता है जब आप उसकी वैल्यू को ज़्यादा करते हैं, मैग्नीट्यूड को ज़्यादा करते हैं, और रेक्टिफिकेशन होता है जब आप उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, करेक्ट। यानी कि तो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सके और रेक्टिफाई भी कर सके, करेक्ट। ऐसे सिग्नल्स को हम कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट्स। साथ में इनको काम करने के लिए फिर एक्सटर्नल पावर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इनके एग्जांपल्स है आईसी है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है। ये इनके बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट, जितने भी मॉसफेट्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, बीजेटी हैं, ठीक है, सारे के सारे आप एक्टिव कंपोनेंट में लिख सकते हैं। पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो ना ही किसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं और ना ही उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और साथ में इन्हें एक्सटर्नल पावर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसके एग्जाम्पल जो है वो ये तीन ही एग्जाम्पल होते हैं इसके, आर, एल और सी, करेक्ट। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है कि रजिस्टर क्या होता है। तो रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि करंट को लिमिट करता है या वोल्टेज को ड्रॉप कराने के काम आता है, करेक्ट। रजिस्टर जब भी करंट को लिमिट करेगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आपको लिखना है कि रजिस्टर डिसिपेट्स एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये गर्म हो जाता है, करेक्ट। इसको डिनोट करते हैं हम आर से, और इसका यूनिट है ओहम, करेक्ट। यानी कि जो रजिस्टर का जो वैल्यू होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, उसका यूनिट है ओम्स, और इसका सिंबल है ये, करेक्ट। ये आपने ड्राइंग बनाना है। अब कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए। ये जो एल है ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए जो है ये एरिया ऑफ कंडक्टर है, और जो आर है वो कंडक्टर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जितनी ज़्यादा लेंथ रहेगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। और एरिया क्योंकि नीचे की साइड है तो एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, करेक्ट। तो यही हमें लिखना होता है। सो हमें यहाँ लिखना है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो एक करता है लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा जो हमें लिखना है कि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ जो कंडक्टर है, यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्योंकि एरिया नीचे की साइड में था तो हम लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मोर द एरिया लेस द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज़्यादा एरिया रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, और अगर कंडक्टर का एरिया कम रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल डिपेंडेंट होती है। हर मटेरियल की इनफैक्ट अलग रेजिस्टिविटी है, कॉपर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, करेक्ट। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ में ये रेजिस्टेंस जो होता है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उस हिसाब से रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होती है। कंडक्टर्स की हम बात करें तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। हम कहेंगे कि कंडक्टर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होते हैं। हमारे पास कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के साथ घटता है, यानी कि वो नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गए। और उसका एग्जांपल आगे आएगा आपको। सेमीकंडक्टर जितने हैं वो सारे के सारे नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाले होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका रेजिस्टेंस घटता है। ये आपने याद रखना है। आगे है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये है रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि मान लीजिए कि कोई टेम्परेचर है वो 35 डिग्री है, और 35 डिग्री से टेम्परेचर अगर 36 डिग्री हो गया, यानी कि एक डिग्री चेंज पर रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। लेट अस से रेजिस्टेंस था पहले 100 ओम्स था, और 100 ओम से हो गया 105 ओम्स। एक डिग्री चेंज होने पे, 35 से 36 डिग्री होने पर 100 से 105 डिग्री, 100 से 105 ओम्स का चेंज आ गया। तो हम कहेंगे कि चेंज कितना हुआ, 5 ओम्स पर डिग्री। तो वो हो जाएगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि एक डिग्री टेम्परेचर के चेंज के साथ रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया। नेक्स्ट है रजिस्टर की पावर रेटिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है कि जो एक रजिस्टर है वो मैक्सिमम कितनी पावर हैंडल कर सकता है बिना जले हुए। क्योंकि जब ये इसमें अंदर से हीट करंट जाएगा, एक पावर लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर उससे उसी हिसाब से हीट प्रोड्यूस होगा और ये जल जाएगा, ठीक ठीक है। तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम पावर रजिस्टर कैन हैंडल विदाउट गेटिंग डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज रेटिंग ऑफ रजिस्टर। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो एक रजिस्टर को हम दे सकते हैं, हर रजिस्टर के ऊपर का एक वैल्यू होता है, उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो खराब हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज रजिस्टर विच कैन बी अप्लाइड टू ए रजिस्टर। रजिस्टर को कितनी मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं वो होगा वोल्टेज रेटिंग। पावर कितना दे सकते हैं वो जाएगा पावर रेटिंग, करेक्ट। अब हमारे पास आते हैं कि दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक लीनियर रजिस्टर होता है, एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR। तो वो रजिस्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि जिस तरह से वैल्यू ऑफ वोल्टेज बढ़ रहा है उस हिसाब से करंट बढ़ रहा है, करेक्ट। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ओम्स लॉ। तो वैसे रजिस्टर्स हो जाएंगे आपके लीनियर रजिस्टर, करेक्ट। करंट फ्लोइंग दैम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। और ऐसे ही हमारे नॉन लीनियर रजिस्टर जो होते हैं वो रजिस्टर होंगे जो उनमें ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। जो रजिस्टर, यानी कि अगर आप
ये कहिए कि जो वोल्टेज जिस हिसाब से बढ़ रही है या कम हो रही है उसी हिसाब से करंट भी बढ़ या कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे रजिस्टर जो है वो हो जाएंगे आपके नॉन लीनियर रजिस्टर। और उसके एग्जांपल है थर्मिस्टर है, एलडीआर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर जो होता है, ठीक है ना, ये उसके एग्जांपल है नॉन लीनियर रजिस्टर के। नेक्स्ट है फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर वो होते हैं और इनकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि इनके ऊपर कोई नॉब नहीं लगी होती है जिससे कि आप इनकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकें। आप पुराने पंखे जो देखते थे वो उनमें वैल्यू चेंज कर सकते थे, तो वो वैसे वाले रजिस्टर्स जो हैं वो आपके हो जाएंगे वेरिएबल रजिस्टर। लेकिन फिक्स रजिस्टर होते हैं जो आप किसी भी डिवाइसेस में प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, वो फिक्स रजिस्टर है हमारे, करेक्ट। फिर आगे वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर वो है जिनमें एक नॉब लगा रहता है, और जैसे कि थर्मोस्टेट है, रियोस्टेट है, जो जिनमें पोटेंशियोमीटर रहता है और आप उनको कम ज़्यादा कर सकते हो, घुमा के नॉब लगी रहती है। तो वैसे रजिस्टर जो होते हैं वो आपके होते हैं वेरिएबल रजिस्टर, और इनका जो वेरिएबल रजिस्टर का जो सिंबल रहता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। और ये फिक्स रजिस्टर है, ठीक है। इनमें बेसिकली तीन तीन टर्मिनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल रजिस्टर जो होते हैं उनमें एक नॉब लगा रहता है, और उस नॉब को आगे पीछे घुमाकर आप कोई भी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर का आपका सिंबल है, करेक्ट। नेक्स्ट है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर एक नॉन लीनियर रजिस्टर हमने अभी डिस्कस किया। तो इसकी जो वैल्यू है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि किसी और टेम्परेचर पे कुछ और रेजिस्टेंस देगा बिना, और ज़्यादा टेम्परेचर पे कम रेजिस्टेंस देता है बेसिकली ये, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, जिससे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इनकी रेजिस्टेंस घटती जाती है। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एलडीआर। एलडीआर भी एक नॉन लीनियर रजिस्टर है, यानी कि ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कितनी लाइट पड़ रही है। जितना ज़्यादा लाइट पड़ेगा उस हिसाब से रेजिस्टेंस इसका चेंज होगा, यानी कि जब लाइट ज़्यादा पड़ेगा तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने पे यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पे ये जो है कम रेजिस्टेंस दिखाता है। तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट होती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट गिरती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्री जो हमारे चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी मोबिलिटी, उनका जो एनर्जी लेवल है बेसिकली वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम ज़्यादा होता रहता है, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन जो है, और ये कई बार आया हुआ है। तो बेसिकली जो आपको पता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रजिस्टर में दी जाती है V इक्वल टू आई आर से। सो अगर हम दो क्वेश्चन आते हैं इसमें आगे फर्दर कि सीरीज़ में कैसे होगा वोल्टेज ड्रॉप और पैरेलल में कैसे होगा वोल्टेज ड्रॉप। तो उसके लिए ये जो है एक डायग्राम आपने बनानी है। तो पहले तो क्या करना है कि सीरीज रजिस्टर कौन होते हैं, जिसमें कि रजिस्टर जो है, जैसे यहाँ पे 3 रजिस्टर दिखाए हैं, सारे एंड टू एंड कनेक्टेड, यानी कि R1 R2 और R2 का एंड R1 का एंड जो है वो R2 से कनेक्टेड है, और आगे R2 का एंड जो है वो R3 से कनेक्टेड है, और तीनों रजिस्टर जो है सीरीज में। आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। वो एक तो ये है कि जो रजिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो करंट जो होता है वो सेम रहता है, यानी कि देखो जो करंट यहाँ से फ्लो किया, जो टोटल करंट है सर्किट का, वही करंट R1 से जा रहा है, वही करंट R2 से जा रहा है, और वही करंट R3 से जा रहा है। तो पहले तो आप ये लिख दीजिए कि टोटल करंट जो है, यानी कि सर्किट का जो करंट है वो इस रजिस्टर के करंट और इस रजिस्टर के करंट और इस रजिस्टर के करंट के बराबर है, यानी कि I2 I3 और I1 के बराबर है, करेक्ट। लेकिन रजिस्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सारे रजिस्टर्स का जो इंडिविजुअल वोल्टेज होगा वो होगा टोटल वोल्टेज के बराबर, यानी कि V इज इक्वल टू वी टोटल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और जो रेजिस्टेंस होता है वो आपने अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये याद रखना, सीरीज में रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वहीं अगर आप पैरेलल सर्किट, तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा कि जो सर्किट्स हैं वो तीनों पैरेलल में लगे हैं, यानी कि रजिस्टर पैरेलल में लगे, R1 R2 R3 पैरेलल में लगे हैं, और यहाँ पर जो करंट है, करेक्ट, वो डिवाइड हो रहा है, करंट जो I है वो डिवाइड हो रहा है I1 में, I2 में, I3 में। तो टोटल करंट जो I है वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज पैरेलल में हमेशा कैसे रहता है, बराबर रहता है, यानी कि जो भी सोर्स का वोल्टेज है, यानी कि VT जो है वही वोल्टेज R1 के क्रॉस मिलेगा, वही R2 के क्रॉस, वही R3 के क्रॉस। सो आप ऐसा लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। और जो रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो है उस, लेकिन 1 अपॉन RT है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और जितने भी रेजिस्टर रहेंगे उस तरह से आप इसको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आता है इंटरव्यू में पूछने कई बार कि आपको पैरेलल सर्किट्स में क्या एडवांटेज मिलता है। तो पैरेलल सर्किट्स में जैसा कि अभी आपने देखा कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहने वाला है। तो वोल्टेज सेम रहने से फ़ायदा क्या होने वाला है कि अगर जो भी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है वो ही वोल्टेज सभी सर्किट्स को मिलेगा, यानी कि अगर सोर्स ने हमें 220 वोल्टेज दिया है तो सारे लोड्स को भी 220 वोल्ट ही मिलेगा, 220 वोल्ट ही मिलेगा। उससे क्या होगा कि हमारे सर्किट्स जो है वो अच्छी तरह से ऑपरेट करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत भी वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ तो सर्किट्स खराब हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अगर कोई एक सर्किट आपका फेल भी हो गया है या उसमें फॉल्ट आ गया, तो बाकी सर्किट जो है वो आपके जो है उनसे अनइफेक्टेड रहते हैं या इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते रहते हैं। वहीं अगर सीरीज सर्किट हम देखें
तो सीरीज सर्किट में क्या है कि वोल्टेज अलग अलग रहने वाला, तो लेटर से हमने तो यहाँ से 220 वोल्टेज दिया, ठीक है, लेकिन इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ और वोल्टेज, इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ और वोल्टेज और इस रजिस्टर के क्रॉस कुछ और वोल्टेज आएगा, जिसकी वजह से क्या है कि सारे इक्विपमेंट्स को बेसिकली जो सोर्स वोल्टेज वो नहीं मिलेगा, वो डिवाइड हो जाएगा बुरी तरह से, और उससे क्या होगा हमारे जो भी इक्विपमेंट होंगे, टीवी फ्रिज वगैरह जो भी होंगे वो खराब हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई एक सर्किट खराब हो गया, ये सर्किट R1 जो है इसका सर्किट टूट गया, तो सर्किट ही ओपन हो जाएगा, तो उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये एक सीरीज का नुकसान है और यही पैरेलल में हमें फायदा मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैपेसिटर का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली कैपेसिटर में दो मेटालिक प्लेट्स रहती हैं और उनके बीच में एक छोटा सा एरिया रहता है जो कि डाइलेक्ट्रिक रहता है, यानी कि ऐसा मटेरियल रहता है जो कि चार्ज को स्टोर कर सकता है। होता तो ये एक इंसुलेटर ही है, लेकिन ये ऐसा इंसुलेटर होता है जो कि चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो कनेक्टर कैपेसिटर में क्या होता है, दो प्लेट्स रहती हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये एक वैक्यूम भी हो सकता है, या इसमें पेपर भी हो सकता है, इसमें आपका माइका हो सकता है, इसमें आपका सिरेमिक भी हो सकता है, करेक्ट, ठीक है। सो इट इज़ अ पैसिव कंपोनेंट विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी कि ये चार्ज को या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। और इसका सिंबल जो है वो ये इसका सिंबल है। अगर यहाँ पे एक ऐसा एरो लगा है तो मतलब ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है, और अगर एरो नहीं लगा है तो मतलब ये एक नॉर्मल फिक्स्ड कैपेसिटर है। इसको डिनोट किया जाता है C से, ठीक है। और साथ में जो कैपेसिटर होता है इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके लिए यूज़ होता है कि ये पावर फैक्टर को जो है इंप्रूव करवाता है। बेसिकली कैपेसिटर जो है वो करंट को लीड करवाता है और उसकी वजह से पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। साथ में कैपेसिटर के बारे में एक बात जो आपने लिखनी है एग्जाम में, वो ये लिखनी है कि ये DC को ब्लॉक करता है और AC को अलाउ करता है, करेक्ट। और कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज स्टोर करेगा उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आएगा तो ये लिखना है हमें, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ए कैपेसिटर कैन स्टोर ऑन इट्स प्लेट्स। जैसे देखिए आपने यहाँ पे कैपेसिटर को कनेक्ट किया एक वोल्टेज सोर्स से, इस वाली प्लेट को आपने किया पॉजिटिव से और इस वाली प्लेट को आपने किया नेगेटिव से, तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो चार्ज स्टोर हो जाएगा। नेगेटिव वाली साइड की प्लेट में नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और पॉजिटिव साइड वाली प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। और अगले ही हाफ साइकिल में अगर यहाँ पे आपने AC दिया है, बेसिकली ये हम एक इंस्टेंटेनियस दिखाते हैं इसलिए यहाँ पे हम प्लस और माइनस का सिंबल दिखा देते हैं, लेकिन जब हम इसे AC से कनेक्ट करें तो अगले ही हाफ साइकिल में ये साइड प्लस हो जाएगा और ये साइड माइनस हो जाएगा। तो उसी तरह से चार्ज का भी यहाँ पे रिवर्सल हो जाएगा, इसीलिए कैपेसिटर हर हाफ साइकिल पे चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। यानी कि पहले ये प्लेट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, अगली बार इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस तरह से यहाँ पे चार्जिंग डिस्चार्जिंग सर्किट में हमें मिलता रहेगा, करेक्ट। तो कैपेसिटर क्या करता है, जितना चार्ज स्टोर करता है उसको कहा जाता है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का यूनिट है फैरेड। दो फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, हम फैरेड नहीं यूज करते हैं जनरली। जो कैपेसिटर आते हैं वो माइक्रो फैरेड्स के आते हैं। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो ये लिखना है आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जो उसके अंदर मटेरियल है उसकी परमिटिविटी कितनी है, करेक्ट। और A जो है वो है कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनका एरिया कितना है, जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस रहेगी, यानी कि उतना ज़्यादा वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। और D है उन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट, और जितना डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा। तो ये एक फैक्टर है, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, ये यहाँ पे वही चीज़ वर्ड्स में लिखी हुई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है आपका कि कैपेसिटर के टाइप्स क्या हैं। तो बेसिकली कैपेसिटर को हम जो है मेनली डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक हमने बताया था, दो प्लेट के बीच का जो मटेरियल था, इंसुलेटिंग मटेरियल था जो चार्ज को स्टोर कर सकता है। इनफैक्ट इंसुलेटर ही डाइलेक्ट्रिक बनता है, अगर वो इंसुलेटर जो चार्ज को स्टोर कर सकता है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। तो वैसे वैल्यूज़ के ऊपर मतलब कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है डाइलेक्ट्रिक के लिए उसके ऊपर, तो एक है माइका कैपेसिटर, यानी कि इसमें डाइलेक्ट्रिक माइका रहेगा। और नेक्स्ट आपका पेपर कैपेसिटर और एक है सिरामिक कैपेसिटर। तो जो माइका कैपेसिटर होते हैं इनकी कैपेसिटेंस बहुत कम होती है, इसमें माइका की शीट यूज़ की जाती है डाइलेक्ट्रिक के लिए, यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा उसमें माइका की शीट डाली होगी। नेक्स्ट आपका पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो मीडियम कैपेसिटेंस होती है और उसमें एक थिन कॉइल रहेगी पेपर की, मतलब फॉइल सी रहती है, उसको डाला गया होता है। और सिरामिक कैपेसिटर है, सिरामिक कैपेसिटर्स है और उनके जो इसमें जो बेसिकली जो प्लेट्स रहती हैं उसको सिरामिक मटेरियल से कोट किया होता है। और एक फोर्थ टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि इसके बारे में कुछ बताइए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है इसको आप पोलराइज्ड कैपेसिटर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो प्लेट्स होती हैं वो पहले से ही चार्ज होती हैं, यानी कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, उस पर सिंबल भी बना होता है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से ही हमेशा कनेक्ट करना है। ये जो बाकी कैपेसिटर्स होते हैं ये AC कैपेसिटर्स होते हैं, इनको आप जैसे मर्जी चाहो कनेक्ट कर दो, कोई भी पिन पे आप पॉजिटिव दे दो, कोई भी पिन पे नेगेटिव दे दो, क्योंकि AC तो वैसे भी हर हाफ साइकिल पे चेंज होने वाला है। लेकिन ये जो कैपेसिटर होते हैं ये पोलराइज्ड होते हैं, इनको इसलिए DC कैपेसिटर भी कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज में। तो ये DC कैपेसिटर होते हैं, ये पोलराइज होते हैं, इसमें एक टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव ऑलरेडी होगा और एक के ऊपर नेगेटिव होगा, और वैसे ही हमेशा आपने कनेक्ट करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। जैसे ही रजिस्टर इन सीरीज था वैसे ही रजिस्टर इन पैरेलल था, वैसे ही ये है, और कनेक्शन तो बिल्कुल वैसे ही, ये सीरीज सर्किट हो गया, ये पैरेलल सर्किट हो गया। करंट तो हमेशा सीरीज सर्किट में सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी रजिस्टर की तरह हमने लिखना है कि आई इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, यानी कि ये आई वन है और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आई टू होगा और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आई थ्री होगा। तो ये तो सेम ही रहने वाला है, करेक्ट। और वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप जो होने वाला है वो भी उसी तरह से होने वाला है जैसे रजिस्टर में होने वाला है, यानी कि जो टोटल वोल्टेज है वी टी या वी जो यहाँ लिखा है वो बराबर होने वाला है V1 के प्लस V2 के प्लस V3 के, करेक्ट। और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो यहाँ पे जो रजिस्टर के साथ में थी उसका अपोजिट होने वाला है, यानी कि रजिस्टर में जो पैरेलल में था वो यहाँ सीरीज में होने वाला है। तो रजिस्टर में आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा, पैरेलल में था 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे कैपेसिटर में वैसा होने वाला है जो रजिस्टर में पैरेलल में था, यानी कि 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, करेक्ट। और पैरेलल सर्किट में क्या होने वाला है, देखो पैरेलल सर्किट में करंट डिवाइड होता है, क्योंकि जो यहाँ से करंट आया, जितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डिवाइड हो गए, तो जितना भी करंट आपका डिवाइड होगा तो वो टोटल करंट के बराबर होगा, यानी कि आई टोटल इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आई वन इस सर्किट का करंट होगा, आई टू इस सर्किट का, और आई थ्री इस सर्किट का करंट होगा। और वोल्टेज जो रहेगी पैरेलल सर्किट में, वोल्टेज हमेशा बराबर रहती है, चाहे वो कैपेसिटर है चाहे वो रजिस्टर है। लेकिन अगर हमको टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो टोटल कैपेसिटेंस जो पैरेलल सर्किट में रहने वाला है वो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट में रहने वाला है जैसा कि रजिस्टर सीरीज में रहने वाला था। तो रजिस्टर का सीरीज का कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी टी इज इक्वल टू, टोटल कैपेसिटेंस इन तीनों की बराबर हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस जितने भी यहाँ पे कैपेसिटर यूज होंगे, लेटर से 5 कैपेसिटर यूज होंगे, तो यहाँ पे CN तक हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो भी आता है कई बार, 2 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ सकता है, कि कैपेसिटर के यूज़ कहाँ होते हैं। तो देखो कैपेसिटर जो है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक टेम्परेरी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, यानी कि ये हल्का सा एनर्जी को टेम्परेरी स्टोर करता है। और बेसिकली जब हमें सिग्नल्स को फिल्टर करना होता है, उनको थोड़ा, उनकी शेप को थोड़ा स्मूथ बनाना होता है, तो हम यहाँ पे कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमने पढ़ा था कि ये डीसी सिग्नल्स को ब्लॉक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स में यूज़ होगा, क्योंकि डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को अलाउ करता है। साथ में टाइमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है उससे हम टाइमर्स भी बना सकते हैं, यानी टाइमर्स में भी इसका यूज़ होता है। साथ में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे कि वाटर लेवल का फ्लोट के साथ में को जानना है हमने कि पानी का लेवल क्या है, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक तरह का एक सेंसर आता है जिसे हम कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। ऐसा ही एक इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आता है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। कैपेसिटर के केस में आप लिख सकते हैं कैपेसिटी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और जब इंडक्टर का क्वेश्चन आएगा तो आप इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी लिख सकते हैं। साथ में ये यहाँ पे नॉइस की फिल्टरिंग के लिए भी काम आता है। बेसिकली जितने भी फिल्टर्स हैं वो अकेले कैपेसिटर से नहीं बनते, साथ में इंडक्टर भी रहता है। तो फिल्टरिंग वाले जो पॉइंट है वो आप इंडक्टर में भी लिख सकते हैं। टाइमर जो है वो इंडक्टर में भी, टाइमर इंडक्टर के बिना भी टाइमर नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो उसको डिस्चार्ज भी कराना पड़ता है, और उसी से हमारे सर्किट्स बनते हैं। तो इंडक्टर भी टाइमिंग सर्किट के लिए यूज़ होगा, कैपेसिटर भी यूज़ होगा। साथ में नॉइस फिल्ट्रेशन जो है कैपेसिटर्स भी करता है, वैसे इंडक्टर्स भी करेगा, ठीक है, करेक्ट। और साथ में सिग्नल कपलर्स, और साथ में यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए काम आता है, क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, ये वोल्टेज को लैग करा देता है, करंट को लीड करा देता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली फेज डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा हमारे घर में पंखे जो होते हैं उनके कैपेसिटर लगा होता है पंखों में, फैंस में, तो वो इसीलिए लगाया होता है क्योंकि वो बेसिकली फेज डिफरेंस क्रिएट करता है, और आर्टिफिशियली हम 2 फेज क्रिएट कर लेते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग पर्पजेस के लिए काम आता है सिंगल फेज मोटर के लिए। तो यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया कैपेसिटर तक। इंडक्टर वाला जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो जैसा आपको लग रहा है तो आप उसके बारे में कमेंट लिखिए, और कुछ आपको नया चीज़ सीखने को मिला है तो उसके बारे में लिखिए। कोई टॉपिक आपको दोबारा इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।